हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसका यूज़ हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तो देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मीनिंग क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट क्या है इसका? एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be expressed as a product of prime factors and prime factorization, जो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में जो होगा, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन is unique except its order। अब देखो, इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझाता हूं मैं आपको क्या है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, यहां पे नंबर्स लिख लेना आप। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जो भी कॉम्पोजिट नंबर आप कंसीडर करोगे, उसे जो आप प्राइम फैक्टर, उस एलसीएम लेके जब सिंप्लीफाई करोगे आप, जो उसके फैक्टर्स होंगे उस किस फॉर्म में होंगे आपको फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। और कंडीशन क्या है? जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा आपका यूनिक होगा। मीन्स अगर उस नंबर का जो कॉम्पोजिट नंबर आपको गिवन है, उसका फैक्टराइजेशन मैं करूँ जब भी वही होगा, आपका कोई फ्रेंड करे जब भी वही होगा, और आप जब करोगे जब भी वही होगा। कंसीडर करके बताता हूँ मैं आपको। और देखो क्या लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर। मीन्स उसके जो ऑर्डर को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से 40 एक नंबर कंसीडर किया आपने कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। अगर नहीं पता तो पहले आप डेफिनेशंस पता करो कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का क्या है, क्योंकि मैंने इससे पहले के लेक्चर में समझाया हुआ है। तो देखो, 40 का जब आप एलसीएम लोगे, मैं जब एलसीएम ले रहा हूँ तो क्या आएगा? 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स में 5 टाइम्स, देन 5 1 जा। अब जब मैंने 40 का जो प्राइम फैक्टर लिखा, देखो क्या लिखा मैंने, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5। बट आपके किसी फ्रेंड ने जब 40 का एलसीएम लिया तो उन्होंने 5 से स्टार्ट किया। 5 8 जा 40, देन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो उसके अकॉर्डिंग जो 40 के फैक्टर्स होंगे क्या होंगे? 5 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो स्टार्टिंग में 2 3 टाइम्स लिखा है तो वो भी 2 3 टाइम्स लिखे, हो सकता है। लेकिन जो फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फैक्टर्स क्या है? 2 एंड 5। इसमें फैक्टर्स क्या है? 2 एंड 5। और 2 और 5 दोनों के दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स। तो ऐसे ही किसी भी नंबर का जब आप एलसीएम लेके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके और उसके, आपके किसी फ्रेंड ने या आपने जो किया है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस क्या होगा? नंबर्स इंटरचेंज हो सकता है, पर नंबर्स जो है दोनों में सेम होंगे, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब है सबका सेम होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप निकालोगे, यूनिक का मतलब होता है सेम, एक जैसा। तो ये ध्यान में रखना, पेपर में डेफिनेशंस तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन इसके बिहार पे मैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस इच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो नंबर्स गिवन है इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स शो करना है। तो देखो कैसे करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट बताता हूं मैं आपको। 140 एलसीएम लो इसका, प्राइम फैक्टर्स मिल प्राइम नंबर से, तो 2 7 जा 14 0, देन 7 1 जा 7 0, 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो 140 इक्वल्स टू 2 इंटू में 7 इंटू में 2 इंटू में 5। फर्दर क्या लिख सकते हैं हम इसे? 2 इंटू में 2 इंटू में 7 इंटू में 5। अब देखो 2 इंटू में 2 2 टाइम्स है, तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू में 7 इंटू में 5। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन था। सिमिलरली 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करोगे आप?
2 से एलसीएम लो, 2 7 जा 14, एक कैरी इसमें गया तो 2 8 जा 16, देन 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 13 3 जा 39, 3 1 जा 3। अब आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पे हो सकता है कि 39 को आप पहले से 3 से डिवाइड कर दो और कोई चेंज नहीं, जो फैक्टर्स होंगे दोनों हमारे सबके सेम ही होंगे। मीन्स 156 इक्वल्स टू 2 इंटू में 2 इंटू में 13 इंटू में 3, मीन्स 156 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻² इंटू में 13 इंटू में 3। तो थर्ड पार्ट देखो क्या आपका, थर्ड पार्ट बताता हूं मैं आपको। थर्ड हमारे पास गिवन है 3825, तो यूनिट डिजिट इसका क्या है 5, तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 7 जा 35, 3 कैरी गया, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 कैरी गया, 5 5 जा 25, 5 6 जा 15, देन 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 17 1 जा 17। तो 3825 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 5 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 17, मीन्स 5⁻² इंटू में 3⁻² इंटू में 17। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सिमिलरली फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ में नंबर क्या है, नंबर आपका कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। देखो फोर्थ पार्ट 7429। अब देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, लास्ट जो यूनिट डिजिट है 9 है, तो 9 से ट्राई करते हैं। 3 2 जा 6, कैरी गया तो 14 12, तो 9 से भी 3 से भी नहीं होगा, तो 17 से मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता है कि किसके क्या फैक्टर्स होंगे। तो 17 से ट्राई करके देखो क्या होता है। तो 17 4 जा 68, देन 68 जब आपने इसमें कैरी, इस रिमाइंडर कितना ट्रांसफर हुआ 68 जब आपने इसमें डिवाइड किया तो 6, तो 62, 17 3 जा 51, 17 7 जा कितना हो गया। अब ये नंबर क्या किसी से डिवाइड हो सकता है 437, नहीं होगा। तो 7429 के जो फैक्टर्स होंगे क्या होंगे 17 इंटू में 437। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाई दैट, हमें जो है इनका एलसीएम फाइंड करना है एंड वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों जो है नंबर है, दो नंबर है, तो इसमें तो हम ये वेरीफाई कर देंगे। पर ये जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड के 2 पार्ट लिखे हैं, क्योंकि 3 नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पर इसमें हमें ये वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ, क्योंकि हमें पता है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, उसमें 2 नंबर के लिए वैलिड है, मीन्स इसमें और इसमें वैलिड नहीं होगा। तो पहले मैं ये तीनों सॉल्व करवाता हूँ, फिर फोर्थ और फिफ्थ भी करवाऊंगा। तो देखो 26 का फर्स्ट पार्ट क्या है 26 एंड 91। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, तो 13 2 जा, सिमिलरली 91 का 13 7 जा। तो 26 के फैक्टर्स क्या है 13 इंटू में 2 एंड 91 के फैक्टर्स क्या है 13 इंटू में 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ जब हमें फाइंड करना हो, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, तो जो दोनों में कॉमन हो सबसे पहले हम ये लिखते हैं। तो कॉमन क्या है 13। अब 13 की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 13। बट इन केस ऑफ एलसीएम, तो एलसीएम देखो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, तो कॉमन क्या है इनमें 13, 13 का हाईएस्ट पावर भी 1 है, लोएस्ट पावर भी 1 है, तो 13 का 13 एज इट इज इंटू में। अब जो कॉमन नहीं है उसे हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या 2 है, तो इंटू में 2, नीचे में क्या है 13 तो ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो 7 इंटू में 7, तो 13 इंटू में 7 2 जा 14, इन्हें मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखो सेकंड पार्ट 510 एंड अनदर नंबर इज 92। तो इसका एलसीएम 2 से लो, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, देन
2 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, देन 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, नाउ 17 से, 17 1 जा 17। सिमिलरली 92 का लो, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा, ये अब 23 जो है, ये 23 से, 23 1 जा 23। तो 510 के जो फैक्टर्स है, 2 इंटू में 5, इंटू में 3, इंटू में 17। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 92, तो 2 इंटू में 2, इंटू में 23। अब देखो 2 इंटू में 2 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2। देन HCF ऑफ 510 एंड 92, तो हाईएस्ट, सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, 2 है। 2 का जो है लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ के पे 2 का पावर 2 है, तो हम 2 का पावर 1 कंसीडर करेंगे, जो कि 2 ही होगा। देन देखो इस 2 के अलावा इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ना तो 3 कॉमन आ रहा है, ना 17 कॉमन आ रहा है, तो HCF तो 2 होगा। नाउ अब LCM जब हम फाइंड करेंगे, LCM ऑफ 510 एंड 92 इक्वल्स टू, कॉमन क्या है दोनों में, 2, बट LCM के केस में हम कॉमन का हाईएस्ट पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर हम 2 कंसीडर करेंगे, तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू में। नाउ अब जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो इंटू में 5, इंटू में 3, इंटू में 17, और नीचे में देखो 23, तो इंटू में 23। इनका जो प्रोडक्ट होगा 4 इंटू में 15, इंटू में 17, इंटू में 23, ये आपका फाइनल आंसर होगा LCM का। तो इसका थर्ड केस मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा, थर्ड आप खुद सॉल्व कर लेना। अब मैं आपको फोर्थ बताता हूँ। फोर्थ में देखो क्या है, हमारे पास 3 नंबर गिवन है। सॉरी, इसमें मैं आपको वेरीफाई करना भी बताता हूँ कि वेरीफाई कैसे करते हैं। तो मैं सेकंड पार्ट का वेरिफिकेशन बताता हूँ कि हम वेरीफाई कैसे करेंगे। देखो इनमें जो मल्टीप्लाई करोगे आप 60 इंटू में 17 इंटू में 23, जो भी नंबर आए, जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो नंबर आएगा आपका यहाँ पे लिखो। नाउ देखो अब हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, LCM इंटू में HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो वैल्यू पुट करना है बस आपको इसमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LHS क्या है आपके पास, LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, तो LCM इंटू में HCF मीन्स LCM क्या है आपके पास 46920 इंटू में HCF क्या है 2, तो 0 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, देन 6 2 जा 12, 1 13, 4 2 जा 8, 1 9। नाउ RHS राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मीन्स नंबर क्या आपके पास 510 एंड 92, तो 510 इंटू में 92। जब 510 और 92 को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा आपका 93840 मीन्स LHS इक्वल्स टू, ये L आपका LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो सिमिलरली ऐसे थर्ड जब आप सॉल्व करोगे तो थर्ड में भी यही करना है। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट बताता हूँ। देखो फोर्थ पार्ट में हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में देखो क्या है हमारे पास, नंबर क्या है 17, 29 एंड 23, तीनों की तीनों प्राइम नंबर्स है, तो इसमें तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी नहीं। तो देखो 17 का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 17 1 जा 17, 29 भी ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 29 1 जा 29 एंड 23 क्या है आपके पास, तो 23 इंटू में 23, तो 17 के फैक्टर्स क्या है आपके पास 1 इंटू में 17, या डायरेक्ट 17 लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 29 के फैक्टर्स 29 एंड 23 के फैक्टर्स 23। तो HCF जब हम फाइंड करेंगे तो इसे आप 1 के फॉर्म में लिखो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो तो HCF क्या होगा, इनका तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा 1 तो, लेकिन एटलीस्ट 1 तो हर किसी में कॉमन आ सकता है, तो HCF 1 हो गया इसका। बट LCM के केस में क्या होगा, जब 1
तो मल्टीप्लाई करने पे कोई तो लो 1 लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 17 इंटू में 29 इंटू में 23, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एलसीएम होगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट बताता हूँ, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स था तो हो सकता है आपके समझ में कम आया हो। तो इसमें देखो क्या करना है, जनरली जो सॉल्व करना है क्वेश्चन ये ध्यान में रखना है कि एचसीएफ के में हमें क्या फाइंड करना होता है और एलसीएम में हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो फिफ्थ पार्ट बताता हूँ मैं आपको। 8, 9 एंड 25 मीन्स 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। सिमिलरली 9 का जब आप एलसीएम लो तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 का एलसीएम तो 5 5 जा 25। नाउ 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 मीन्स 2 रेज टू पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू में 3 मीन्स 3 रेज टू पावर 2। एंड 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में 5 दैट मीन्स 5 का पावर 2। जब आप एचसीएफ फाइंड करोगे, एचसीएफ किसका फाइंड करना है, 8, 9 एंड 25 का। तो देखो जनरली कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ क्या होगा आपका 1। क्यों, आप 2 रेज टू पावर 3 को इंटू में 1 लिखो, कोई इशू नहीं है, इंटू में 1 लिखो, इंटू में 1 लिखो। बट इन केस ऑफ एलसीएम, तो एलसीएम जब आप फाइंड करोगे 8, 9 एंड 25 का, तो 1 इंटू में अब जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या नहीं है, 2 रेज टू पावर 3 इंटू में 3 रेज टू पावर 2 इंटू में 5 रेज टू पावर 2 मीन्स 2 रेज टू पावर 3 तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू में 3 3 जा 9 इंटू में 5 5 जा 25, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालना सीख लिया होगा आपने। अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, क्वेश्चन थर्ड का मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी करवा दिया है। अब जो आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा जनरली वो फोर्थ एंड फिफ्थ करवाऊंगा। तो फोर्थ और फिफ्थ में आपको देखो कैसे होता है ये समझाता हूँ। ये क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द नंबर 4 रेज टू पावर n। 4 का जो पावर है n है, वेयर n क्या आपका नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n। n की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसे पुट करने पे फॉर विच 4 का पावर n जो है वो किससे खत्म हो, एंड विद दी 0। इसका मतलब क्या है कि जो 4 का पावर n गिवन है, इस n की वैल्यू जब आप 1 2 n क्या आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर, मीन्स n की वैल्यू जब 1 2 3 पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। देखो समझाता हूँ मैं आपको अच्छे से। ये 4 रेज टू पावर n है, वेयर n क्या आपका नेचुरल नंबर, मीन्स 1 2 3। लिखना नहीं है ये सब, बस अभी समझने की कोशिश करो आप। जब मैंने यहाँ n 1 लिया तो क्या मिला, 4 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू 4। जब n की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो 4 रेज टू पावर 2 मीन्स 4 4 जा 16। जब n की वैल्यू 3 लूंगा तो 4 इंटू में 4 इंटू में 4, तो ये क्या मिला, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो जब मैंने 2-3 नंबर्स ट्राई किए तो मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि ये जीरो, इसका जो ये लास्ट डिजिट है, मतलब ये 6 जो है यहाँ पे 0 आना चाहिए, इसमें ये है यहाँ 0 आना चाहिए। मीन्स कभी भी कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका जो, वैसे जनरली हम इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, पर इस केस में जो बोला है 4 रेज टू पावर n एंड विद द डिजिट 0, मीन्स ये जो यूनिट डिजिट है ये 0 आए। तो ऐसी कोई n की वैल्यू है तो हमें नहीं पता। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है ये। वी हैव 4 रेज टू पावर n। तो देखो 4 रेज टू पावर n को मैं जनरली क्या लिख सकता हूँ, 4 रेज टू पावर n इक्वल्स टू 4 का पावर n। अब इसे और क्या लिख सकता हूँ, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू में 2 का पावर n, और फर्दर क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, 2 का पावर 2 बाहर में n। अब a का पावर m बाहर में n, तो 2 का पावर 2n, मीन्स 4 के पावर n को जो है मैं 2 रेज टू पावर 2n लिख सकता हूँ। अब देखो द नंबर एंड विथ 0 and with 0 if and only if and only if कोई भी नंबर जो है 0 से जब ही एंड होगा
व्हेन इट कंटेन फैक्टर्स ऑफ 2 and 5। नंबर जो है कभी भी 0 से जब एंड होगा जब उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स 2 के साथ साथ 5 भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ 2 का तो फॉर्म है पर यहाँ इसके साथ 5 नहीं है। मीन्स ये जो है आपका नंबर क्या नहीं होगा, इसका जो नंबर होगा, देखो द नंबर एंड विथ 0। नंबर 0 से कब एंड होगा, इफ एंड ओनली इफ। अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम आ रही है आपको तो द नंबर एंड विथ 0, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ अगर आपको डिफिकल्टी लग रहा हो तो आप 11th क्लास में ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो नंबर एंड विथ 0 ये यहाँ पे लिख लो, व्हेन इट कंटेन फैक्टर्स ऑफ 2 and 5, फैक्टर्स ऑफ 2 and 5। देखो अगर एक 0 की बात करें तो 2 and 5 का एक कॉमन एक पेयर आना चाहिए। मतलब ये है कि जब 4n की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो 2 का पावर तो है पर 5 का कोई पावर नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे इसी क्वेश्चन में कि कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच एंड विथ डिजिट 0। तो 2 डिजिट 0 अगर बोले तो 2 पेयर्स होना चाहिए। अगर देखो डिजिट 0 का मतलब है एक ही डिजिट 0 होना चाहिए। लेकिन अगर ये आपसे बोले कि 2 डिजिट 0 हो तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 की जो है 2 पेयर्स होने चाहिए। मतलब जो फैक्टर्स होंगे आपके पास, जैसे ये नंबर ले लो आपने 20 लिया है, जब इसके फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा, 2 1 2 0, 2 5 10। और जब आपने 10 लिया तो 10 का फैक्टर क्या है, 2 5 10। तो ये जो 2 और 5 है ये एक पेयर कंसिडर किया जाएगा। जब एक 0 की बात करें तो 2 और 5 का एक पेयर होगा, जब 2 0 की बात करें तो वहाँ पे 2 और 5 का 2 पेयर होगा। मीन्स द नंबर एंड विथ 0 व्हेन इट कंटेन फैक्टर ऑफ 2 and 5 बट दिस नंबर डज नॉट कंटेन द फैक्टर ऑफ 2 and 5। मीन्स लिखना हैंस 4 raised to power n इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2 raised to power n। मीन्स 4 raised to power n को आप क्या सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 2 का पावर 2n which does not contain 5 एज अ फैक्टर। इसमें क्या है, 2 तो है बट क्या नहीं है, which does not contain 5 एज अ फैक्टर। मीन्स 5 इसमें फैक्टर्स नहीं है तो 5 एज अ फैक्टर। सो इट्स digit does not end with 0। मीन्स इसका जो डिजिट है वो 0 से एंड नहीं होगा। क्यों एंड नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर अगर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में। मीन्स 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। बट इन दिस केस 4 raised to power n में हमारे पास क्या ओनली 2 के फैक्टर्स आए, 5 के फैक्टर्स आए नहीं। जब 5 के फैक्टर्स ही नहीं आए तो आप बताओ ये कैसे हो सकता है कि उसका जो यूनिट डिजिट है 0 हो जाए। अब देखो आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 6 raised to power n। जो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन चेक करो तो शायद से 4th या 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें 6 raised to power n के लिए पूछा गया है। तो देखो 6 raised to power n को हम जनरली क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3 का पावर n। मीन्स 2 raised to power n इंटू में 3 raised to power n। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, देखो 6 जो है 6 को हमने ब्रेक किया 2 इंटू में 3 और इसका होल पावर n है। मीन्स ये पावर सेपरेट कर दिया हमने, ये 2 के पास भी होगा और 3 के पास भी होगा। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, देखो इसमें क्या लिखोगे, द नंबर एंड विथ 0 व्हेन इट कंटेन द फैक्टर्स ऑफ 2 and 5। ये तो जनरल स्टेटमेंट है कि आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हो टीचर को कि जो नंबर है वो 0 का कंटेन करेगा जब उसके फैक्टर्स 2 and 5 होंगे। मीन्स 2 और 5 जब दोनों उसके पास फैक्टर्स होंगे जब वो नंबर 0 से एंड होगा। हैंस 4 raised to power n को आप किससे रिप्लेस कर दो, 6 raised to power n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 2 raised to power n इंटू में 3 raised to power n which does not contain। देखो इसमें भी क्या है, 5 के फैक्टर्स नहीं है तो which does not contain 5 एज अ फैक्टर, सो इट्स डिजिट डज नॉट एंड विथ 0। तो ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाला है, ध्यान में रखना, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बिना स्टेटमेंट लिखे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर जो है एंड विथ 0 कब होगा, जब उसके फैक्टर्स 2 और 5 होंगे। बट हमने जब यहाँ पे भी फैक्टराइज किया तो 2 और 3 आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा, तो 5 आना कंपलसरी है। अगर 5 नहीं आ रहा है तो नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता है। तो ये आपका था एक्सरसाइज 1.2 का 4th या 5th क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.2 हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 1.3 करवाऊंगा। और वैसे भी 1.3 के जो रूट के क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए आता है कि रूट 5 को या रूट 2 को इरेशनल प्रूव करो, ये मैंने 1.1 के इंट्रोडक्शन में करवाया हुआ है। तो एक बार वहाँ से एक बार समझने की कोशिश करना, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो रूट वाले क्वेश्चंस है उसको इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से फिर से समझाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।